हेलो स्टूडेंट। आज हम भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक के तीसरे चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व पर चर्चा करेंगे। तो इसमें चलिए हम सबसे पहले ये जान लें कि लोकतंत्र क्या होता है। तो अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जनता की शासन में भागीदारी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो फिर इसमें एक प्रश्न उभर के आता है कि जनता की शासन में भागीदारी किस प्रकार तय होगी। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भाई जनता जो है वो सरकार के कार्यों में भाग ले और दैनिक रूटीन के जो निर्णय होते हैं वो स्वयं करे, यानी कि जनता अपने लिए स्वयं निर्णय ले। और दूसरा तरीका ये है कि जनता के लिए कोई निर्णय ले, यानी हमारे लिए कोई निर्णय ले। तो जो पहला तरीका है कि हम अपने लिए स्वयं निर्णय लें, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जनता अपने लिए अगर स्वयं निर्णय लेगी तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो बात हमने कही कि अपने लिए जनता स्वयं निर्णय ले, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह होता है कि जनता जो है वो शासन कार्यों में भी भाग लेती है रूटीन के, और अपने लिए स्वयं निर्णय लेती है, जैसा कि पहले यूनान के नगर राज्यों में हुआ करता था। यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे जिनकी जनसंख्या 500 या 1000 से ज़्यादा नहीं होती थी। तो वहाँ पर जो शासन के जो निर्णय लिए जाते थे उसके लिए नागरिक एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे और वहीं पर वो वोटिंग के द्वारा किसी भी विषय पर निर्णय लिया करते थे। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। और आज अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटन्स हैं जिन्हें हम प्रांत भी कह सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप ग्राम सभाओं को देखें तो ग्राम सभा इसके बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखिए, ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें गांव के 18 वर्ष के सारे जो नागरिक हैं वो भाग लेते हैं। तो उन्हें ग्राम सभा सदस्य कहा जाता है। तो ये जो मीटिंग होती है इसमें गांव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है और उनसे संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। तो उसमें जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से होती है। तो ये एक अपने आप में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्या ये पूरे विश्व पे लागू हो सकता है? क्या अरबों करोड़ों की आबादी वाले देशों में इसे लागू किया जा सकता है? क्या अरबों की जनसंख्या या करोड़ों की जनसंख्या या लाखों की जनसंख्या वाले देशों में क्या लोग एक स्थान पे इकट्ठे होकर अपने लिए निर्णय ले सकते हैं? सोचें तो ये असंभव है। असंभव इसीलिए कहेंगे क्योंकि इतने लोग एक जगह पर इकट्ठा होके किसी बात पर निर्णय नहीं ले सकते, ये अव्यावहारिक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान समय में, जबकि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है हर देश की, तो ऐसे में लागू इसको हम नहीं कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंटेशन में जो है प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत सारी। तो अब हमारे सामने फिर समस्या है कि हम फिर क्या करें, किस तरह से हम जो है, अगर हम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं तो फिर कौन निर्णय लेगा। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका है कि हमारे लिए कोई निर्णय ले, यानी कि हम जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें और वो निर्वाचित प्रतिनिधि हमारे बिहाफ में हमारे लिए निर्णय ले। तो इस जो प्रोसेस है या इस प्रकार की जो डेमोक्रेसी है उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सक्रिय रूप से शासन के कार्यों में भाग नहीं लेती है और ना ही निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेती है। इसमें वो जनता का काम ये होता है कि वो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट देकर चुने और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए काम करें और शासन प्रक्रिया में भाग लें। तो अब इसके लिए जाहिर सी बात है इलेक्शन की ज़रूरत होगी। तो इलेक्शन किस प्रकार हो? देखिए, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाते हैं एक निश्चित अवधि में,
और इलेक्शन से संबंधित, इलेक्शन यानी निर्वाचन। अब आप समझ चुके होंगे कि निर्वाचन का तात्पर्य जो है वो ये है कि जनता के द्वारा अपने मनपसंद प्रतिनिधियों को वोट डालकर चुनना। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निर्वाचन या चुनाव। इसमें लोग, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए। जैसे बहुत सारे देशों में द्विदलीय व्यवस्था है, तो जनता के पास दो दलों के प्रत्याशी में से कोई भी चुनने का मौका होता है। या कहीं पर जो है मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, जैसे कि आप हमारे देश में देखिए, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक होते हैं, क्योंकि जनता के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के लिए। तो इस प्रकार जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए व्यवस्था की जाती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि चुनाव कैसे करवाए जाएं, क्या इसके लिए नियम होंगे, क्या इसका तरीका होगा। तो देखिए, हर देश के संविधान में चुनाव से संबंधित सारे नियम संविधान में लिख दिए गए होते हैं। यानी कि हर देश के संविधान में बता दिया गया होता है कि क्या प्रक्रिया होगी चुनाव की, कैसे जो है चुनाव होंगे, कौन चुनाव लड़ने के योग्य होगा और कौन वोट डाल सकता है, और मतगणना किस प्रकार होगी। ये सारे विषयों से संबंधित बातें संविधान में लिख दी गई हैं। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि संविधान निर्धारित करता है कि किसी देश में चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उभर कर आता है कि क्या सिर्फ चुनाव लोकतांत्रिक देशों में ही होते हैं, गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव नहीं होते? देखिए, चुनाव गैर लोकतांत्रिक देशों में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर चुनाव इस प्रकार करवाए जाते हैं कि उन चुनाव का प्रभाव शासन के ऊपर ना पड़े, यानी जो उनकी शासन पद्धति है उसके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े। देखिए, इसका बहुत अच्छा उदाहरण चीन का जो शासन तंत्र है वो है। चीन में एकल दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वहाँ की जो पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ एक पार्टी के लिए होते हैं और जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करती है कि ये दिखाए चुनाव करवा के कि हम भी डेमोक्रेटिक हैं। हालांकि जो डेमोक्रेसी के मूलभूत सिद्धांत होते हैं डेमोक्रेटिक चुनाव के, वो वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन होने से वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो जाती, क्योंकि इस जो मूलभूत नियम लोकतांत्रिक देशों के चुनाव में होते हैं वो वहाँ पर देखने को नहीं मिलते। साथ ही वहाँ पर चुनाव में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।